हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। सुबह हमने देखा था प्रैक्टिस नंबर 6। क्लास 9th की फिजिक्स और केमिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास 9th का एक चैप्टर सेल वो कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर दूसरा कंप्लीट। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उनके आंसर भी देंगे। और एक नारा सभी लोग याद रखें, अब की बार वन दरोगा पार। पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, बहुत फ़ायदा होने वाला है। अभी कोई अन्य परीक्षा हमारे 2-3 महीनों के अंतर्गत होने वाली है नहीं, तो पहली परीक्षा यही होने वाली है, तो पूरा फोकस सभी लोग इसी में लगाइए। और यहाँ जो साइंस के सवाल हैं हमारी वीडियो बीपीडीओ की परीक्षा में भी काम आ सकते हैं। तो पुराने वीडियो ज़रूर देखें। कोई वीडियो समझने में समस्या हो रही है तो उसको दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्लास 9th का हमारा सिलेबस है। क्लास 9th एनसीईआरटी जो साइंस की किताब है, तो चैप्टर नंबर 1 से 4 तक था केमिस्ट्री, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। 5, 6 और 7, जिसमें चैप्टर नंबर 5 आज सुबह कंप्लीट कर चुके हैं। 6ठा हम अभी कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद एक और बचता है, वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 से लेकर 12 तक ये फिजिक्स वाला पोर्शन है, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऊपर जो 7वां चैप्टर बचा है और ये जो 13वां चैप्टर बचा हुआ है, ये बीमारियों वाला, ये भी कंप्लीट करेंगे हम। इसे कंप्लीट करते ही तुरंत हम चलेंगे अपने 10th की साइंस को कंप्लीट करने के लिए। तो कल मान के चलिए कि कल हमारा 9th की साइंस की ये जो बुक है वो समाप्त हो जाएगी। तो पुराने वीडियो ज़रूर देखिए, बार बार रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए। मैं नोट्स भी दे रहा हूँ, पीडीएफ हमारे सारे टेलीग्राम में आ चुकी हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो भी देखिए, पीडीएफ भी देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। क्वेश्चन पेपर लगाने से पहले अभी वाले एग्ज़ाम में टोटल 48 क्वेश्चन हैं। इसमें पहला प्रैक्टिस सेट होगा पादप ऊतक के लिए, प्लांट टिश्यू के लिए। दूसरा प्रैक्टिस सेट है इसके अंतर्गत एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक के लिए। तो पहले ऊतक होते क्या हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। बढ़िया से सारे पॉइंट मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में लिखे हैं, तो उसके तुरंत बाद हम चलेंगे प्रैक्टिस सेशन में। तो चैप्टर है हमारा ऊतक, जिसे कहते हैं टिश्यू। तो सबसे पहला पॉइंट तो ध्यान रखेंगे, कोशिका। बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो मिलकर बनते हैं ऊतक। तो पॉइंट क्या है, एक कोशिकीय जीवों में कुछ बेसिक पॉइंट है, पहले उसको देख लेते हैं। एक कोशिकीय 1 सेल वाले जीवों में सभी कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। खाना पीना बनाना, ब्लड सर्कुलेशन करना, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, सारे कार्यक्रम, यहाँ से वहाँ घूमना, वो सारे कार्यक्रम एक कोशिकीय जीवों में सिर्फ सभी कार्य एक कोशिका के द्वारा ही होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है अमीबा। अगला है बहुकोशिकीय जीवों में अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशेष कार्य संपन्न करती हैं। इसका मतलब क्या है, कोई निश्चित कार्य और निश्चित स्थान पर करने के लिए कोशिका का एक विशेष समूह सामने आता है या बना होता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। कोशिकाएं होंगी तो ऊतक होंगे, ऊतक होंगे तो अंग होगा, अंग होंगे तो अंग तंत्र होंगे, और अंग तंत्र होंगे तो मनुष्य का पूरा बॉडी होगी, या किसी भी जीव जंतु की पूरी बॉडी होगी। तो ध्यान रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, अब चैप्टर ऊतक पढ़ रहे हैं तो ऊतक का अध्ययन, स्टडी ऑफ टिश्यू, क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं औतिकी, और इंग्लिश में इसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है मार्सेलो मेलपीघी। मार्सेलो मेलपीघी, ध्यान देंगे सभी लोग। तो अब देख लेते हैं ऊतक दो प्रकार के, एक होता है प्लांट टिश्यू और अगला होगा एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू माने पादप ऊतक और एनिमल टिश्यू माने जंतु ऊतक। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पौधों में वृद्धि करने वाले भागों में कोशिका विभाजन से एक नई कोशिका बनेगी, और इन्हीं नई कोशिकाओं से, यानी कोशिका विभाजन से ही नई कोशिकाएं बनेंगी, और उसी से हमारा क्या होगा, नए ऊतक बनेंगे। और जो पादप जगत में जो हमारे, या पादप पादप ऊतक में, यानी प्लांट टिश्यू जो होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतकी ऊतक और स्थायी ऊतक। मेरिस्टेमिक टिश्यू और परमानेंट, इंग्लिश में नहीं कहते हैं। पहला है विभज्योतकी ऊतक और अगला है स्थायी ऊतक।
ये ध्यान रखेंगे। अब विभज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमिक ऊतक, इसके 3 टाइप होते हैं। मेरिस्टेमिक ऊतक यानी विभज्योतकी ऊतक, ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है शीर्षस्थ, फिर है पार्श्वीय, फिर अंतर्वेशी। शीर्षस्थ मतलब टॉप वाला। अब पौधे एक जगह से दूसरी जगह तो हिल नहीं सकते हैं, तो उनकी जितनी भी होंगी वो लंबवत सारे कार्यक्रम होंगे। इसी वजह से इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो विभज्योतकी ऊतक या मेरिस्टेमिक टिश्यू, ये 3 प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ यानी टॉप वाला, पार्श्वी माने बॉटम वाला, सबसे नीचे वाला हिस्सा, जड़ वाला हिस्सा, और तीसरा होता है अंतर्वेशी यानी बीच वाला हिस्सा। ये ध्यान देंगे। तो शीर्षस्थ को कहते हैं एपिकल, पार्श्वी को कहते हैं लेटरल, और अंतर्वेशी को कहते हैं इंटरकैलरी। तो ध्यान देंगे शीर्षस्थ में क्या होता है। अब इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, ज़्यादा इतना वो भी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं कि पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विभज्योतकी ऊतक, और विभज्योतकी ऊतक 3 प्रकार का होता है। तो शीर्षस्थ का क्या काम है, इन ऊतकों में निरंतर विभाजन के कारण जड़ व तने की लंबाई इन ऊतकों में निरंतर विभाजन के कारण जड़ व तने के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, वो लगातार बढ़ते रहेगा। अब पार्श्वी में क्या होगा, इसमें जो वृद्धि होगी, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है। इन ऊतकों में निरंतर विभाजन के कारण जड़ व तने के ऊपर वाला हिस्सा, ये जड़ या तने की ये ऊपर वाला हिस्सा बढ़ेगा, ये वाला हिस्सा बढ़ेगा, ये वाला हिस्सा टॉप वाला हिस्सा बढ़ेगा। अगला है पार्श्वी ऊतक, जड़ व तने के हिस्सों में पाए जाएंगे, पार्श्व मतलब डाउन वाले, और इस क्षेत्र में जो वृद्धि होगी वो इसी ऊतक की वजह से होगी, पार्श्वी ऊतक की वजह से। अगला पॉइंट देखिए, वही लिखा गया है, इनमें विभाजन से जड़ व तना मोटाई में बढ़ते हैं। इस ऊतक की वजह से जड़ और तना, रूट और स्टेम मोटाई में बढ़ते हैं। अगला है अंतर्वेशी विभज्य ऊतक, इसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी कहते हैं। जैसे शीर्षस्थ था एपिकल मेरिस्टेम, पार्श्वी हो गया लेटरल मेरिस्टेम, और अंतर्वेशी हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम। पौधों के भागों में वृद्धि, पौधे के जो बीच के विभिन्न वाले भाग जैसे पत्ते वत्ते ब्रांचेस बढ़ेंगी, वो सब इसी से बढ़ेंगी। इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो घास इसी के अंतर्गत आएगा, और पुदीने के जो हिस्से होते हैं वो इसी के अंतर्गत आएंगे। तो ध्यान देंगे, नाम बड़े अजीब से हैं, बार बार पढ़ें, आराम से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं थोड़ी देर रुका हुआ हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अब इनको देखिए याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले ए, फिर उसके बाद आई, फिर एल आता है। ए टॉप वाला एपिकल, फिर उसके बाद आई मतलब इंटरकैलरी। तो अगर ए बी सी डी में गिनता हूँ, एक के बाद आई आता है और इसके बाद क्या आता है, एल आता है। तो एल से क्या बनेगा, लेटरल। तो इनका क्रम याद रखना है। तो ए आई एल, इंग्लिश वालों के लिए बहुत आसान हो गया ये। ए से हो गया एपिकल, आई से हो गया इंटरकैलरी, और एल से हो गया पार्श्वी। ये 3 हिस्से होंगे इसके। अब देखते हैं पादप ऊतक हमारे कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के। सबसे पहले विभज्योतक, ये 3 प्रकार का था। उसके बाद है स्थायी ऊतक, जिसको परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं, परमानेंट टिश्यू। तो उसी के बारे में स्टडी करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बनाया कि स्थायी ऊतक, इन ऊतकों में पूरी तरह से या कुछ समय के लिए विभाजन की क्षमता रुक जाती है। अभी हमने देखा था सुबह वाले लेक्चर में, कोशिका विभाजन के 2 तरीके थे, एक था सूत्री, एक था असूत्री। ये वही वाला डिवीजन है, सेल डिवीजन। इन ऊतकों में पूरी तरीके से कुछ समय के लिए विभाजन रुक जाता है। तो इसमें जो कोशिकाएं होंगी या तो मृत होंगी या जीवित होंगी। जिनमें विभाजन रुक गया है पूरी तरीके से, वो मृत कोशिकाएं शामिल होंगी उसमें, और कुछ समय के लिए जिसमें रुक गया वो जीवित वाले आ जाएंगे इसके अंतर्गत। इनके प्रकार अगर पूछे भैया इनके टाइप कितने होते हैं, तो स्थायी ऊतक के टाइप होते हैं 3 टाइप होते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे। तो स्थायी ऊतक, परमानेंट ऊतक, इसके 3 टाइप हैं। सबसे पहला है साधारण ऊतक या सरल ऊतक भी कहते हैं इसे। अगला है जटिल ऊतक, जिसको कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अगला है विशिष्ट ऊतक, जिसको स्पेशल कहते हैं। तो जो साधारण ऊतक है उसके 3 टाइप है। पहले टाइप देख लेते हैं। सबसे पहले मृदूतक, जिसे पेरेनकाइमा भी कहते हैं। अगला है स्थूल कोण ऊतक, जिसको कोलेनकाइमा भी कहते हैं। और तीसरा टाइप है साधारण ऊतक का दृढ़ोतक, जिसको स्केलेरेनकाइमा भी कहते हैं।
साधारण ऊतक के 3 टाइप हैं, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। तो 3 टाइप हमने देख लिए हैं। उसके बाद है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक के 2 टाइप हैं। सबसे पहला है जाइलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है फ्लोएम। तीसरे नंबर पे स्थायी ऊतक का स्थान आता है विशिष्ट ऊतक, जिसके 2 टाइप हैं। सबसे पहला है ग्रंथिल ऊतक। उसके बाद रबर क्षीरी ऊतक। ग्रंथिल ऊतक मतलब ग्रैंडुलर टिश्यू, और रबर क्षीरी ऊतक मतलब लेटिसिफेरस टिश्यू। तो मृदु ऊतक में क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है भोजन भंडारण, भोजन स्टोर करने के काम आता है ये। अब स्थूल कोण ऊतक क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इनमें क्या है, जो मृदु ऊतक में अगर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल ये वाले हिस्से में पेरेन्काइमा में अगर क्लोरोफिल, अगर किसी न किसी पेरेन्काइमा ऊतक में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो हमें पता है क्लोरोफिल जहाँ पर भी पाया जाएगा वो सन के कांटेक्ट में आके फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस की वजह से कि वो क्या बनाएगा, भोजन बनाएगा। अगर पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसे कोरेन्काइमा कहते हैं। पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल अगर पाया जाता है तो उसे कोलेनकाइमा, यहाँ पे लिखा है मैंने, कोलेनकाइमा कहते हैं। अब दृढ़ोतक क्या है, दृढ़ मतलब बहुत पावरफुल। तो इसी वजह से क्या होते हैं, कठोर और मजबूत होते हैं। जैसे नारियल के छिलके, यूजुअली जिसमें भी फाइबर वाइबर वाला हिस्सा होगा या रेशे वाला हिस्सा होगा वो इसी में आएगा। और एक और पॉइंट इसमें ध्यान रखेंगे, जो ये कोलन कायमा है, मृदु तक क्या काम करता है, भोजन भंडारण का काम करेगा। जो स्थूल कोण ऊतक है उसमें क्या है, पौधों में लचीलापन आएगा। इसकी वजह से स्थूल कोण ऊतक या कोलन कायमा की वजह से, हमारी किताब में कोलन कायमा लिखा है उन्होंने डायरेक्ट नाम, हिंदी वाली बुक में भी कोलन कायमा लिखा है, तो हमें ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। और ये मृदु तक को पेरेन कायमा लिखा है उसने, तो ध्यान रखें सभी लोग। और स्थूल कोण ऊतक की वजह से या कोलन कायमा की वजह से पौधों में क्या आता है, लचीलापन आता है। अब आते हैं जटिल ऊतक। जटिल ऊतक क्या है, दो या दो से अधिक ऊतकों से बने गए। इसके दो प्रमुख कारक हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब इन्हीं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले है जाइलम। जाइलम XYLEM। इसका अन्य नाम क्या है, जल संवाहक ऊतक, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं इसे। इसका कार्य क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, आ सकता है पेपर में। जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम। अब मनुष्यों की तरह तो है नहीं कि हम ऑटोमेटिकली पहुंचा दें, तो जाइलम मदद करेगा जड़ से पूरे टॉप तक वाटर कैसे पहुंचे। अगला है फ्लोएम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसका कार्य क्या है, पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों में, हरे भाग हैं इसका मतलब क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल होगा इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, जिसकी वजह से वो अपना भोजन बनाएंगे। तो पौधों के हरे भागों से भोज्य पदार्थों को दूसरे हिस्सों तक ले जाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। जाइलम क्या ले जाता है, जल ले जाता है। जाइलम के जाल से जल बना लेना आप, तो जल ले जाता है वो। फ्लोएम क्या ले जाता है, भोजन ले जाता है। फ्लोएम ऊतक का इसका अन्य नाम क्या है, बास्ट, BAST, ध्यान रखेंगे। अब एक सवाल आता है, संवहन ऊतक किन्हें कहते हैं। जाइलम और संवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है। अब देखिए, जाइलम पानी ले जा रहा है, फ्लोएम क्या ले जा रहा है, खाना ले जा रहा है। तो इसी वजह से इन दोनों को मिलकर जाइलम और फ्लोएम को क्या कहते हैं, संवहन ऊतक कहते हैं। अब विशिष्ट ऊतक आता है, स्पेशल ऊतक हमने अभी देखा था, 3 टाइप देखे थे स्थायी ऊतक के। सबसे पहला था साधारण ऊतक जिसके 3 टाइप देखे, फिर जटिल ऊतक जिसके 2 काम देखे, जाइलम जल ले जाएगा और फ्लोएम खाना ले जाएगा। अब स्थायी ऊतक का तीसरा हिस्सा है विशिष्ट ऊतक, जिसमें आता है ग्रंथिल ऊतक और रक्षक रबर क्षीरी ऊतक। रबर क्षीरी ऊतक। अब विशिष्ट ऊतक के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, जैसे गोंद में पाया, जो हम गम कहते हैं गोंद, उसमें पाया जाएगा। ये रेजिन में पाया जाएगा, तेल में पाया जाता है, लेटेक्स में पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एक प्रक्रिया जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, तो होता क्या है, कोशिका मिलेगी तो क्या बनेंगे, ऊतक बनेंगे। ऊतक मिलेंगे तो क्या बनेंगे, अंग बनेंगे। अंग मिलेंगे तो अंग तंत्र बनेगा, हमारे बॉडी के पार्ट्स बनेंगे, और उसके बाद पूरा बॉडी बनेगी, कंप्लीट बॉडी बनेगी। अब देखते हैं हम, तो 2 टाइप हमने देखने थे टिश्यू के। सबसे पहला टाइप था प्लांट टिश्यू, जिसका अभी टेस्ट पेपर भी लगाएंगे, और उसके बाद है एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक, इसका भी टेस्ट पेपर लगाएंगे। तो जंतु ऊतक, अब इसके टाइप कितने कितने हैं, हमारी बुक में कितने टाइप दे रखे हैं, तो इसके टाइप हैं 4 टाइप। सबसे पहला है एपिथिलियमी,
एपिथीलियमी, जिसको उपकला ऊतक भी कहते हैं। उसके हमारी किताब में एपिथीलियमी करके दिया है, मैं बता दे रहा हूँ सभी को। उसके बाद है संयोजी, जिसको कंडक्टिव टिश्यू कहते हैं। उसके बाद है पेशी ऊतक, जिसको मसल टिश्यू कहते हैं। और उसके बाद चौथा टाइप है इसमें तंत्रिका ऊतक। जंतु ऊतक के 4 टाइप हैं। सबसे पहले एपिथीलियमी, जिसको हिंदी में उपकला ऊतक कहते हैं। दूसरा है संयोजी ऊतक, जिसे कनेक्टिव ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। उसके बाद है पेशी ऊतक, जिसको मसल टिश्यू कहते हैं। चौथे नंबर पे है तंत्रिका ऊतक, जिसको नर्व टिश्यू कहते हैं। अब इनके भी अलग अलग टाइप हैं, खाली नाम याद रखने आपने, बस हो गया। तो एपिथीलियमी उपकला ऊतक के अलग अलग टाइप, जैसे शल्की है, घनाकार है, स्तंभाकार है, पक्षमा भी है, ग्रंथिल है, इतना आवश्यक है नहीं। उसके बाद संयोजी में है तरल। ये तरल संयोजी ऊतक कौन सा है, अगर पूछता है तो ध्यान रखना, रक्त, ब्लड पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कंकाली है, फिर वसामय है, एरियोलर है, गतिकामय है। पेशी में क्या है, रेखित है, अरेखित है और कार्डिक, जिसको हृदयक भी कहते हैं, जो केवल हृदय की दीवारों पर ही पाया जाएगा, ये वाला जो ऊतक होगा हार्ट की दीवारों पर। उसके बाद है तंत्रिका ऊतक, जो नर्व सिस्टम से और नर्व टिश्यू से रिलेटेड है। अब इन्हीं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बना रखे हैं, तो उन्हीं को हम देखेंगे। ज़्यादा बहुत डिटेल भी नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि बस पेपर के लिए काम हो जाए। तो सबसे पहले है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं सभी लोग। तो सबसे पहले एपिथीलियमी, तो बाह्य रक्षा करने वाले ऊतक। हमारी जो त्वचा, हमारी बॉडी का जो बाहरी आवरण हमें दिखता है, उस पे पाए जाने वाले ऊतक कौन सा है, एपिथीलियमी ऊतक है। और भीतरी अंग, जैसे मुंह हम ओपन करते हैं तो मुंह के जो अंदर वाला भाग है, जैसे मुंह ओपन करें तो उसके बाहर की जो परत है उसमें ये वाला टिश्यू पाया जाएगा। जैसे आहार नली हो गया, रक्तवाहिनी अस्तर हो गया, हृदय, फेफड़ा, यकृत आदि में, यकृत यानी लीवर में। उसके बाद है संयोजी ऊतक, सभी अन्य ऊतकों को और अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है संयोजी। संयोजी मतलब जुड़ना, ऐसे ध्यान रखें। जैसे शरीर का टेम्परेचर को नियंत्रित करता है और संवहन का कार्य करता है, एक जगह से दूसरी जगह किसी आइटम को ले जाने का काम। अब अगला था हमारा, हमने ऊपर देखा था पेशी ऊतक के टाइप देखे थे यहाँ पर। तो पेशी ऊतक के टाइप थे रेखित, अरेखित और कार्डिक। तो कार्डिक तो होगा केवल हृदय की दीवारों पर होगा। रेखित में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। तो रेखित ऊतक में क्या है, इच्छानुसार अपनी वॉलेंटियरली स्पीड चलने वाले, यानी अपनी इच्छा से चलने वाले अंगों की दीवारों पर पाए जाएंगे। और रेखित ऊतक क्या है, अनिच्छिक रूप से गति करने वाले। इच्छानुसार मतलब हमारी इच्छा से जो चलेंगे और अंग, उनमें पाया जाएगा रेखित ऊतक। जो अपनी मर्जी से चलने वाले अंग, उनमें पाया जाएगा अरेखित ऊतक। उसके बाद है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक तीसरा टाइप था, चौथा टाइप था सॉरी। शरीर में होने वाली सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है ये। और इसमें जो कोशिकाएं होती हैं उनके नाम क्या है, ये जो नर्व टिश्यू है, इसमें जो कोशिकाएं हैं उसमें न्यूरॉन्स है, न्यूरोग्लिया कोशिका है, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और न्यूरोग्लिया कोशिका इसमें पाई जाती है तंत्रिका ऊतक में। तो जितने महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते थे मैंने सारे कवर करवा दिए हैं। तो अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहला हमारा जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है आज का, ये पादप ऊतक से रिलेटेड होने वाला है, प्लांट टिश्यू से रिलेटेड होने वाला है। तो मैं सवाल पढ़ने वाला हूँ, सभी लोग तुरंत जवाब दें और मैं तुरंत आंसर बता दूंगा। टोटल हमारे पास 48 क्वेश्चन हैं आज। सुबह लगभग 50 क्वेश्चन थे, तो अभी भी इतने ही सवाल हैं लगभग। तो सबसे पहला सवाल है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? अंग, ऊतक, अंगतंत्र या कोशिकीय संरचना। मैं रिपीट कर देता हूं फिर से। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? अंग, ऊतक, अंगतंत्र या कोशिका संरचना। तो चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं अभी बताया था मैंने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऊतक। ऊतक माने टिश्यू। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, सेकेंडरी डेवलपमेंट। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो उसका नाम बताइए। जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या कॉर्टेक्स। सभी लोग जवाब जरूर दें। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, सभी लोग जवाब देंगे। जाइलम, फ्लोएम,
कैम्बियम या कोटेक्स। अगर आंसर नहीं पता है तो नॉर्मली ऐसे अपने अंदाजे से भी लगा सकते हैं, लेकिन पेपर में अंदाज़ा नहीं लगाना है। पेपर में जो सही आता है बस वही करना है। पुरानी वीडियो ज़रूर देखिए। ये वीडियो पसंद आते हैं तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। और PDF कहाँ से प्राप्त होंगे आपको? हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी क्या है? उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन। तो वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, इसका नाम है कैम्बियम। कैम्बियम। अगले सवाल पे चलते हैं। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है, अभी पढ़ाया था मैंने। फ्लोएम किस काम आता है? आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, वहन माने ले जाना, ऑक्सीजन वहन के लिए, या जल वहन के लिए। UPPCS 2015 में पूछा गया सवाल है ये। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः क्या काम करता है या किस चीज के लिए उत्तरदायी है? सभी लोग जवाब जरूर दें। तो अभी मैंने बताया था, एक था जाइलम और एक था फ्लोएम, वही वाले सवाल भी हैं ये। तो तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब है फ्लोएम किस काम आता है? आहार वहन करने के लिए। वहन माने ले जाना। अगले सवाल पे चलते हैं। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है किस काम के लिए? आहार वहन के लिए, अमीनो एसिड वहन के लिए, जल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए। सभी लोग जवाब जरूर दें जिसको भी आंसर पता है। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है आहार वहन के लिए, अमीनो एसिड वहन के लिए, जल वहन के लिए, या ऑक्सीजन वहन के लिए। तो इसका सही जवाब है, जाइलम में जल करके करा था तो जल वहन के लिए। जो तो चौथे क्वेश्चन का सही जवाब है जल वहन के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? इसकी ऊंचाई की माप से, वार्षिक वलयों को गिनती करके, शाखाओं की संख्या गिनकर, या आयु मापने का कोई तरीका नहीं है। सभी लोग जवाब जरूर दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया सवाल भी है। एक वृक्ष की आयु का पता किससे लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब, वलय माने गोला होता है इस तरीके से। तो पांचों क्वेश्चन का सही जवाब है वार्षिक वलय की गिनती करके। जितने गोले होंगे उतने ही ईयर का ये होगा पेड़। अगले सवाल पे चलते हैं। वायुतक या एरेनकाइमा किन पौधों में पाया जाता है? एरोनकाइमा किन पौधों में पाया जाता है? थिलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, या मीजोफाइट्स। एरेनकाइमा या वायुतक किस में पाया जाता है? सभी लोग जवाब जरूर देंगे। तो इसका सही जवाब है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स। अगले सवाल पे चलते हैं। ऑर्चिड में विलामेन ऊतक पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ऑर्किड में विलामेन ऊतक पाया जाता है। थोड़े अजीब से सवाल है लेकिन ऐसे याद रखना पड़ेगा, क्या करें। तो ऑप्शन है प्ररोहों में, मूलों में, पत्तियों में, या पुष्पों में। ऑर्किड में विलामेन ऊतक पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है मूल में, यानी जड़ में। अगला सवाल है, निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? वृद्धि वलय, वलय मतलब राउंड। अंतःरंभीय ऐधा से, अंतःविष्ट ऐधा से, बाह्यरंभी ऐधा से, या प्राथमिक ऐधा से। सभी लोग जवाब जरूर दें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अंतःरंभीय ऐधा से। अंतःरंभीय ऐधा से। अगला सवाल है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं, क्योंकि क्यों नहीं होते? ऑप्शन है भूमि बलुई होती है, जलवायवीय विभिन्नता होती है, स्पष्ट जलवायवीय विभिन्नता होती है, या वायुमंडल में प्रचुर नमी होती है। समुद्र के किनारे वृद्धि करने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? तो इसका सही जवाब है स्पष्ट जलवायवीय विभिन्नता पाए जाने के कारण। इन जलवायु में परिवर्तन होने की वजह से, चेंज होने की वजह से, समुद्र का थोड़ा जलवायु जो वहाँ की जलवायु होगी वो थोड़ी चेंज होती है। मानसून जो होता है वहाँ का चेंज होता है, इस वजह से। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। वृक्ष की आयु क्या होगी? वृक्ष की आयु क्या होगी? तो जितने वलय उतनी ही है। तो इसका सही जवाब है 50 वर्ष, 50 ईयर्स। अगले सवाल पे चलते हैं।
किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? अभी पढ़ा है हमने ये। पार्श्व विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक, वाहिनिका और परिरंभ। परिरंभ तने को बढ़ाने के लिए, तने को बढ़ाने के लिए सभी लोग जवाब जरूर दें, ये तो अभी पढ़ा है हमने। तो इसका सही जवाब है पार्श्वी विभज्योतक। तो सबसे नीचे पार्श्वी था, बीच में था अंतर्वेशी और सबसे टॉप में क्या था? शीर्षस्थ, इसको एपिकल भी कहा था हमने। पादप ऊतक दो प्रकार के होते थे, विभज्योतक और विभज्योतक 3 प्रकार के होते थे। अगले सवाल पे चलते हैं। जलोदभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? जलोदभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं? वायुतक की, वायुतक, मृदुतक, हरितुतक या दृढ़ोतक? सभी लोग जवाब जरूर दें। तो इसका सही जवाब है, अभी पढ़ा भी था ये वाला सवाल, वायुतक की मदद से। अगले सवाल पे चलते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तरदायी होता है। एपिकल, एपिकल मेरिस्टेम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या होता है इससे? लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, मृदुतक में वृद्धि के लिए या वलकुट में वृद्धि के लिए? सभी लोग जवाब जरूर दें। तो सबसे टॉप पर है तो क्या होगी? टॉप पे क्या बढ़ेगी भैया? लंबाई बढ़ेगी, अभी स्टार्टिंग में पढ़ा हमने। अगले सवाल पे चलते हैं। रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये धंसे होते हैं किन में? समोद्भिदों में, लवणोद्भिदों में, जलोद्भिदों में या मरुद्भिदों में? लवण नमकीन वाला हिस्सा है, जलोद्भिद जल वाला हिस्सा है, मरुद्भिद मरुस्थल वाला हिस्सा है। तो इसका सही जवाब है रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत यानी सबसे कम होती है तथा ये धंसे होते हैं कहाँ? जो चीजें मरुस्थल में उगती हैं, मरुद्भिदों में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जाइलम वाहिनियों, वाहिकाओं, जाइलम मृदुतक, जाइलम तंतुओं से बना होता है। पादपों में लचीलापन दृढ़ोतकों के कारण होता है। मृदुतक में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है। और चौथा ऑप्शन है जाइलम चालनी पट्टिका, चालनी नलिका तथा सहचर कोशिकाओं से बना होता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो सही कथन बिल्कुल सही जवाब है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जाइलम वाहिनियों, वाहिकाओं, जाइलम मृदुतक, जाइलम तंतुओं से बना होता है। तंतु माने फाइबर होता है। पिछली क्लास में उसको मैंने फिलामेंट कह दिया था, तो सब लोग कवर कर लें उसको। अगले सवाल पे चलते हैं। विलामेन की आवश्यकता होती है पौधे में श्वसन के लिए, ऊतकों की सुरक्षा के लिए, नमी के अवशोषण के लिए या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब जरूर दें, या इनमें से कोई नहीं। पौधों में श्वसन के लिए, ऊतकों की सुरक्षा के लिए, नमी के अवशोषण के लिए या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन का सही जवाब है विलामिन की आवश्यकता होती है नमी के अवशोषण के लिए, ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए। अगला सवाल है, पार्श्व विभज्योतक उत्तरदायी होता है। पार्श्व विभज्योतक लंबाई में वृद्धि के लिए, पार्श्व विभज्योतक मतलब लेटरल मेरिस्टेम, मोटाई में वृद्धि के लिए, मृदुतक में वृद्धि के लिए, वलकुट में वृद्धि के लिए। सभी लोग जवाब जरूर दें। इसका सही जवाब है मोटाई में वृद्धि के, तनों की मोटाई में वृद्धि के लिए। कुछ कुछ सवाल बड़े अजीब से हैं, उन पे ध्यान ना भी दे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यानपूर्वक सुने। अगर लिख सकते हैं तो इसको लिख लें। जो चीज़ें पढ़ी हैं एटलीस्ट वो तो हमें कवर करनी आवश्यक है। जो याद नहीं हो रहे हैं उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, याद हो जाएंगे। बार बार उन पर ध्यान देना तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अगला है, पादपों में मेरिस्टेमी ऊतकों के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे मृत ऊतक हैं और काष्ठ में परिवर्तित होते हैं। अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये पादप को नम्यता प्रदान करते हैं। ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं। और अगला ऑप्शन है, इन ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। पादपों में वृद्धि होती है। सभी लोग जवाब जरूर दें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं। ध्यान देंगे सभी लोग। अंतिम 2 सवाल हैं पहले प्रैक्टिस सेट के आज के, यानी पादप ऊतक से रिलेटेड, प्लांट टिश्यू से रिलेटेड। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? सिड्रस देवदार से, साइकस से, फाइकस से या क्वेरकस सुबेर से? वाणिज्यिक यानी इंडस्ट्रियल वाला, वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? सभी लोग जवाब जरूर दें। तो इसका सही जवाब है क्वेरकस सुबेर से। क्वेरकस सुबेर से। अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत दिया था? जेसी बोस, बीरबल साहनी, पी माहेश्वरी, एन परिहार। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जेसी बोस। जेसी बोस। ध्यान देंगे सभी लोग। चलते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, यानी जो हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है जंतु ऊतक से रिलेटेड। यहाँ पर लगभग 28 क्वेश्चन हैं, तो इनके सभी ने मिलकर सही जवाब देने हैं। जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनके तो बिल्कुल सही जवाब दें। तो पहला सवाल है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है मेयर ने, स्लाइडेन ने, हुक ने या मैमन ने? सभी लोग जवाब जरूर दें। मेयर ने, स्लाइडेन ने, रॉबर्ट हुक ने या इनमें से कोई नहीं? तो हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, तो इसका सही जवाब है मेयर ने। किसने? मेयर ने। अगले सवाल पे चलते हैं, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा परत का काम करते हैं? एपिथेलियमी ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक या तंत्रिका ऊतक? सभी लोग जवाब जरूर दें। एपिथेलियमी ऊतक, पेशीय ऊतक अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है इनके बारे में। उसके बाद अगला ऑप्शन है संयोजी ऊतक और फाइनल ऑप्शन है तंत्रिकीय ऊतक। सभी लोग जवाब जरूर दें। बाह्य शरीर की रक्षा कौन सा करता था? क्या बताया था मैंने? तो एपिथेलियमी ऊतक इसकी रक्षा करता है। अगला सवाल है, तीसरे सवाल पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? एपिथेलियमी ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक या तंत्रिका ऊतक? सभी लोग जवाब जरूर दें जिसको भी आंसर पता है। ये तो अभी पढ़ा है हमने थोड़ी देर पहले। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? सभी लोग जवाब जरूर दें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है एपिथेलियमी ऊतक। अगले सवाल पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म करने हेतु उत्तरदायी है? श्वेत ग्रंथियां, संयोजी ऊतक, वसामय ऊतक या रोम? सभी लोग जवाब जरूर दें। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म करने में उत्तरदायी है? तो इस चौथे क्वेश्चन का सही जवाब है वसामय ऊतक। संयोजी ऊतक जो हमने देखा था उसी का एक हिस्सा था। संयोजी ऊतक के अलग अलग टाइप क्या थे? तरल और तरल संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने? रक्त, ब्लड। तो संयोजी ऊतक का अगला टाइप था कंकाली ऊतक, फिर था वसामय। तो इस शरीर को गर्म करने का मेन कारण है। अगला है, सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? स्तनियों की त्वचा के एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस मतलब सबसे ऊपर वाला हिस्सा, स्तनियों की त्वचा के
डर्मिस में, आमाशय की एपिथीलियम में, या आंत की एपिथीलियम में? सभी लोग जवाब जरूर दें। सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? सेबेसियस ग्रंथियां, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। अगला सवाल है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, कहाँ पर होती है? हथेली पर, धड़ पर, तलवे पर, या सिर पर? सभी लोग जवाब जरूर दें। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है हथेली पर, धड़ पर, तलवे पर, या सिर पर? सभी लोग जवाब जरूर दें। तो छठे क्वेश्चन का सही जवाब है तलवों पर। अगले सवाल पे चलते हैं। लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित होती हैं, ये कब कब स्रावित होती हैं? सेबम, म्यूकस, आंसू और पसीने में? क्या स्रावित करती हैं? सेबम या म्यूकस या आंसू या पसीना? लैक्राइमल ग्रंथियां, तो इसका सही जवाब है ये स्रावित करती हैं। ये क्या छोड़ती हैं? ये आंसू, इनकी वजह से आंसू आंसू बनते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसका कारण क्या है? त्वचा में रुधिर का संचरण कम होने के कारण, उपचर्मी स्तर में लचीलापन कम होने के कारण, चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण, और अगला है त्वचा में मेलेनिन तथा मेलेनोसाइट्स की अधिकता के कारण। काफी अच्छा सवाल है ये। आठवां सवाल, सभी लोग जवाब जरूर दें। तो आठवें क्वेश्चन का सही जवाब है उपचर्मी स्तर पर लचीलापन कम होने के कारण। आठवें क्वेश्चन का सही जवाब। अगले सवाल पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, कहाँ होती है? हाथ की कोशिका, तंत्रिका की कोशिका, पैर की कोशिका, या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब जरूर दें। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी लंबी कोशिका, तो 9वें क्वेश्चन का सबसे सही जवाब है तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, यूनिट क्या है इसकी? एक्सॉन, न्यूरॉन, गुच्छिका, या कोशिकाएं? तंत्रिका ऊतक, नर्व टिश्यू, इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई है एक्सॉन, न्यूरॉन, गुच्छिका, या कोशिकाएं? सभी लोग जवाब जरूर दें। तो 10वें क्वेश्चन का सही जवाब है न्यूरॉन, न्यूरॉन। अगला सवाल है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदना माने कोई चीज टच होती है हम पे, या कोई चीज नॉर्मली अपने एक हाथ को दूसरे हाथ में रखें, किसी चीज को भी टच करें अपने बॉडी में, तो वही चीज क्या है? संवेदना है। तो संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? पेशी ऊतक के कारण, संयोजी ऊतक के कारण, एपिथीलियमी ऊतक के कारण, या तंत्रिका ऊतक के कारण? सभी लोग जवाब जरूर दें जिसको भी आंसर पता है। संवेदना का चालन शरीर में किस एक भाग के कारण होता है? तो उसका सही जवाब है तंत्रिका ऊतक के कारण। अगला सवाल है, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है अस्थियों को पेशियों से, अस्थि को अस्थि से, अस्थियों को तंत्रिका से, या पेशी को त्वचा से, मसल को स्किन से? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो लिगामेंट जो हमारी जोड़ती है अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। अगला सवाल है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? काफी अच्छा सवाल है। कंकाली ऊतक का, पेशीय ऊतक का, उपस्थि ऊतक का, या वसामय ऊतक का? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये आज के एग्जाम का। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहे थे, इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम बहुत जल्दी इस हफ्ते अगर हो पाया तो अपना कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे, फिर अगले हफ्ते हम सिर्फ रिवीजन पे चलेंगे। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है।
तो इसका सही जवाब है वसामयी ऊतक का। अगले सवाल पे चलते हैं। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? शर्करा, वसा ऊतक, सुक्रोज या ग्लूकोज? सुक्रोज या ग्लूकोज? मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? ये तो सभी लोग जानते हैं, ये तो काफ़ी आसान सवाल है। तो इसका सही जवाब है, तो मोटापा का जो मेन कारण है वो है वसा ऊतक। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है, टिश्यू का उदाहरण है? मस्तिष्क और रक्त, यकृत या आमाशय? यकृत माने लीवर। सभी लोग जवाब जरूर दें। तो ऊतक का उदाहरण है रक्त। और ये कौन सा ऊतक है? कनेक्टिव, लिक्विड कनेक्टिव ऊतक का है। संयोजी ऊतक के अंतर्गत एक था तरल ऊतक, उसी के अंतर्गत आता है रक्त। बायोप्सी संबंधित है, किससे रिलेटेड है? मृत्यु का कारण जानने के लिए शव विच्छेदन करने से, बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करने से, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से, या हाइड्रोफोबिया का इलाज करने के लिए। बायोप्सी, सभी लोग जवाब जरूर दें। तो इसका सही जवाब है 16वें क्वेश्चन का, बायोप्सी संबंधित है। तो इसका सही जवाब परीक्षण के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने की प्रक्रिया है बायोप्सी। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं संयोजी ऊतक में, तंत्रिका ऊतक में, पेशी ऊतक में या रुधिर ऊतक में? सभी लोग जवाब जरूर दें। मास्ट सेल्स कहाँ पाई जाती हैं या किस में पाई जाती हैं? तो उसका सही जवाब है संयोजी ऊतक में, कनेक्टिव टिश्यू में। अगला सवाल है, हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है मत्स्यों की अस्थियों में, पक्षियों की अस्थियों में, स्तनियों की अस्थियों में या सरीसृपों की अस्थियों में? सभी लोग जवाब जरूर दें। हैवर्सियन तंत्र, तो इसका सही जवाब है स्तनियों की अस्थियों में। अगला काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, प्लूरा या सिरोसा? पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरिटोनियम या सिरोसा? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसका सही जवाब है 19वें क्वेश्चन का सही जवाब है प्लूरा। फेफड़ों को ढकने वाला जो आवरण है उसे कहते हैं प्लूरा। अगले सवाल पे चलते हैं, 20वें क्वेश्चन पे। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं एनामिल के, डेंटाइन के, मज्जा के या ओडोंटोब्लास्ट के? ओडोंटोब्लास्ट के। सभी लोग जवाब जरूर दें। दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? 20वां सवाल है आज के प्रैक्टिस सेट का। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, किसके बने होते हैं? सभी लोग जवाब जरूर दें। तो दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, इसका सही जवाब है डेंटाइन के, डेंटाइन के। इससे पहले हम उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट 8 से ज़्यादा करा चुके हैं। परीक्षा वाणी के टोटल 7 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। आधुनिक भारत के टोटल 11 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, जिनमें हम पूरा आधुनिक भारत कंप्लीट कर चुके हैं। परीक्षा वाणी चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 22 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके टोटल 16 लेक्चर आए हैं। जिसने वो लेक्चर नहीं देखे हैं ज़रूर देखें, बहुत बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी। उत्तराखंड के 8 टॉपिक में ट्रिक के माध्यम से समझा चुका हूँ, उनको भी देखिए। ये आज हमारा साइंस का 7वां प्रैक्टिस सेट है, इनको भी देखिए। जिस हिसाब से जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करिए उनको देखिए, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अभी और भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। अगले सवाल पे चलते हैं। दांत का शिखर किसका बना होता है? उपास्थि, डेंटिन, एनामिल या काइटिन? दांत का शिखर किसका बना होता है? सभी लोग जवाब जरूर दें। तो दांत का शिखर बना होता है एनामिल का, एनामिल। अगले सवाल पे चलते हैं। नाभि रज्जु क्या है? स्लेमल संयोजी ऊतक, रेशेदार ऊतक,
प्रौढ़ संयोजी ऊतक या भ्रूणीय संयोजी ऊतक? सभी लोग जवाब जरूर दें। नाभि रज्जु क्या है? नाभि रज्जु क्या है? श्लेष्म संयोजी ऊतक, और रेशेदार ऊतक, प्रौढ़ संयोजी ऊतक, भ्रूणीय संयोजी ऊतक? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्रौढ़ संयोजी ऊतक। प्रौढ़ संयोजी ऊतक। अगले सवाल पे चलते हैं। प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है? प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है? एडिपोसाइट में, कॉन्ड्रोसाइट में, ऑस्टियोसाइट में या रेटिकुलोसाइट में? सभी लोग जवाब जरूर दें। एसएससी में पूछा गया सवाल है ये। प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है? क्वेश्चन नंबर 23। तो इसका सही जवाब है एडिपोसाइट में। एडिपोसाइट में। अगले सवाल पे चलते हैं, 24वें सवाल पे। किस ऊतक के नख, खुर और सींग होते हैं? क्यूटाइड, काइटिन, कीरेटिन या ट्यूनिसिन? ट्यूनिसिन। किस ऊतक के नख, खुर, सींग बने होते हैं? क्यूटाइड, काइटिन, कीरेटिन, ट्यूनिसिन? तो 24वें क्वेश्चन का सही जवाब है कीरेटिन। सभी लोग जो जवाब जरूर लिखें, कीरेटिन। अगले सवाल पे चलते हैं। आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? आरएच फैक्टर ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? बंदर, ड्रैगन फ्लाई, ड्रोसोफिला या गोरिल्ला? सभी लोग जवाब जरूर दें। बंदर, ड्रैगन फ्लाई, ड्रोसोफिला या गोरिल्ला? तो 25वें क्वेश्चन का सही जवाब है बंदर। तो आरएच फैक्टर ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? बंदर से लिया है। अगले सवाल पे चलते हैं। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी या जनन? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कंकाल, तंत्रिका, संयोजी या जनन? तो 26वें क्वेश्चन का सही जवाब है तंत्रिका। तो जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 60%, 70%, 80% या 90%? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 60%, 70%, 80% या 90%? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 60%, 70%, 80% या 90%? तो इसका सही जवाब है 90%। तो प्लाज्मा में जल का जो प्रतिशत होता है वो 90% होता है। तो आज के अंतिम सवाल पे चलते हैं। रक्त एक प्रकार का क्या है? उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या संयोजी ऊतक? ये तो कई बार बता चुका हूँ, अब तो आंसर दीजिए। आज के प्रैक्टिस सेट में 2-3 बार मैं बता चुका हूँ। रक्त एक प्रकार का क्या है? उपकला ऊतक, जिसको हमने एपिथेलियम ही कहा था, पेशी ऊतक यानी मसल टिश्यू, तंत्रिका ऊतक यानी नर्व टिश्यू या संयोजी ऊतक? ये हिस्सा है वैसे अगर कहें तो जंतु ऊतक का, उसके अंतर्गत भी किसका हिस्सा है ये? रक्त एक प्रकार का क्या है? तो इसका सही जवाब है रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसी के साथ हमारे प्रैक्टिस सेट समाप्त होते हैं, चैप्टर भी समाप्त होता है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलते हैं तो ज़रूर बताएं, कमेंट में लिखें। आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है ज़रूर लिखें। और ये क्लास की सारी पीडीएफ आपको पीडीएफ और लिंक, पुरानी वीडियो के लिंक, पुरानी वीडियो के जितने पीडीएफ हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन से प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पर जाइए, ज्वाइन करिए, मिल जाएगा आपको। तो कल मिलते हैं। धन्यवाद।